वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के 10 बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द राइज ऑफ मगध किंगडम इन, फर्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ मगध किंगडम इन 4th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? पहले आप सोचेंगे, पहले आप खुद से लगाएं, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। द राइज ऑफ मगध किंगडम इन, मगध किंगडम का राइज कब हुआ? 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। क्यों? अब ये टाइम पीरियड आप कैसे याद रखेंगे? टाइम पीरियड को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको पूरा सीक्वेंस याद रखना होगा। व्हाट वाज मगध किंगडम? मगध किंगडम क्या था? तो इंडिया में जो 16 महाजनपद हुए, उन 16 महाजनपदों में संघर्ष के उपरांत जो एक महाजनपद उभर के आया वो था हमारा मगध किंगडम। ठीक है, मगध किंगडम के अंदर 4 डायनेस्टी हुई। 4 डायनेस्टी मगध किंगडम के अंदर 4 डायनेस्टी हुई। कौन कौन सी डायनेस्टी? पहला बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी, समझ बात को? पहला था बृहद्रथ डायनेस्टी। इसका सन कौन था? इसका सन था जरासंध। ठीक है, सेकेंड जो डायनेस्टी इसके अंतर्गत हुई वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी थी। सेकेंड जो डायनेस्टी थी वो हर्यक डायनेस्टी थी। हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? कब स्टार्टिंग था इसका? 544 बीसी। ठीक है, तो देखिए हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 544 बीसी है, यानी कि 6th सेंचुरी। ठीक है, तो हम इसके आधार पे गेस कर सकते हैं कि मगध किंगडम का जो राइज रहा होगा वो 4th सेंचुरी हो नहीं सकता, 5th सेंचुरी हो नहीं सकता, 3rd सेंचुरी हो नहीं सकता। तो क्या था? 6th सेंचुरी, क्योंकि हर्यक डायनेस्टी का राइज कब हुआ था? 544 बीसी में हुआ था। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी को स्टेबलाइज किसने किया था? तो हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, उसके बाद आया हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी। इसी नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, किसकी मदद से हराया था इसने? चाणक्य की मदद से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ गए होइएगा कि मगध किंगडम का टाइम पीरियड पूछ रहा है तो क्या याद रखना होगा? मगध किंगडम के अंदर 4 डायनेस्टी थी, बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के घनानंद को ही हरा करके मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हर्यक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 544 बीसी था। तो यहाँ से तुरंत हम गेस कर सकते हैं कि 544 बीसी मीन्स 6th सेंचुरी। ठीक है, फाउंडर कौन था इसका? बिंदुसार था। अच्छा, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच रूलर एस्टेब्लिश पाटलिपुत्र एज फर्स्ट टाइम कैपिटल? पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी किसने बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, आजाद शत्रु और उदयन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा उदयन। क्यों? कहीं कहीं अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आजाद शत्रु भी मिलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर कमीशंस के आंसर्स को लेते हुए जो वहाँ आंसर्स दिया गया हुआ है उसमें बेस्ट आंसर आपको उन्होंने उदयन ही दिया है, तो आप उदयन को ही लेकर के चलेंगे। ये उदयन कौन था? तो हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था बिंदुसार। बिंदुसार का सन था आजाद शत्रु। और आजाद शत्रु का सन था उदयन। समझ रहे बात को? ठीक है, बिंदुसार को उसके सन आजाद शत्रु ने मार दिया और उदयन को उसके सन आजाद शत्रु को उदयन ने मार दिया। ठीक है, बात समझेंगे कि बिंदुसार की हत्या किसने कर दी? उसके सन आजाद शत्रु ने, और आजाद शत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश किया। उदयन क्या किया? एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्रा एंड
मेड इट कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्रा को किसने एस्टैब्लिश किया, तो उदयन ने एस्टैब्लिश किया। और पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने ही बनाया। अच्छा, बिंदुसार का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था, अजातशत्रु का एक फेमस नाम भी है, क्या कहा जाता था अजातशत्रु को, कुनिक। क्या कहा जाता था, इसका एक फेमस नाम है, इसे कुनिक कहा जाता था, KUNIK, कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु के समय में ही 483 BC में पाटलिपुत्रा में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया गया था। क्या हुआ था, अजातशत्रु के समय में ही 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था। समझ रहे बात को? ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ से, इतने क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अजातशत्रु ने और क्या किया था, अजातशत्रु ने अंग पे विजय प्राप्त की थी। अंग जो उस समय का एक महाजनपद था, उसने अंग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम्स हो सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस था, समझ रहे हैं? तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस था, काफ़ी इजी आंसर है, मेडिकल साइंस हो नहीं सकता, लॉजिक, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस था, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए फेमस था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जो डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, उसको देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी से डिफरेंट क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी। तो इसका जो फाउंडर था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसका नाम था, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर का क्या नाम था, कुमारगुप्त। क्या नाम था, कुमारगुप्त। फाउंडर का नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या हुआ, यानी कि इससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के समय ही नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। कुमारगुप्त का एक उपनाम है, कुमारगुप्त का एक टाइटल है, बता सकते हैं क्या है कुमारगुप्त का एक टाइटल? कुमारगुप्त का एक फेमस टाइटल है, इन्हें कहा जाता था महेंद्र आदित्य। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य भी कहा जाता था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार रैंसैक किया गया, तोड़ा गया, लेकिन इसे 2 बार ही बनाया जा सका। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी was ruined, नालंदा यूनिवर्सिटी was ransacked 3 times but rebuilt only 2 times। ठीक है, जो लास्ट अटैक था नालंदा यूनिवर्सिटी पे, वो किसने किया था, बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो लास्ट अटैक किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी पे लास्ट अटैक बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा? तो याद रखेंगे, एक्यूरेट टाइम तो नहीं पता, 12th सेंचुरी में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पे कितनी बार आक्रमण किया गया, 3 बार आक्रमण किया गया। इसे कितनी बार बनाया जा सका, सिर्फ 2 ही बार बनाया जा सका। अंतिम आक्रमण नालंदा यूनिवर्सिटी पे किसने किया, बख्तियार खिलजी ने किया। कब किया, 12th सेंचुरी में किया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे आक्रमण किया, उस समय दिल्ली में कौन सी सल्तनत थी? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 12th सेंचुरी के आसपास दिल्ली में कौन सी सल्तनत थी, स्लेव डायनेस्टी। क्या टाइम पीरियड था स्लेव डायनेस्टी का, 1206 से 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी क्या थी, 1206 से 90 तक। ठीक है, आपको टाइम पीरियड भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड याद रखने से क्या होता है कि आप उस टाइम पीरियड्स में जो भी रूलर्स हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं, तो आप कंटेम्प्रेरी वाला सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी कौन था। ठीक है, या स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत जितने भी हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिसका फाउंडर है,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कंटेम्प्रेरी कौन था? तो टाइम पीरियड याद रहने से आप कंटेम्प्रेरी वाला जितना क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जिस समय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी थी। दिल्ली में कितनी डायनेस्टी हुई? 5 डायनेस्टी। कौन कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी हुई? खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और उसके बाद लोदी डायनेस्टी। ठीक है, 5 डायनेस्टी हुई, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि उस समय कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मेशन देख लिया आपने, कुमारगुप्त ने किया था, इसका उपनाम महेंद्रादित्य था। नालंदा यूनिवर्सिटी पे 3 टाइम आक्रमण किया गया, रिवोल्ट सिर्फ 2 ही बार हुआ। जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी पे लास्ट बार आक्रमण किया गया उस किसने आक्रमण किया? बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 12वीं सेंचुरी में आक्रमण किया। उस समय दिल्ली में कौन सी सल्तनत थी? स्लेव डायनेस्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर? महावीर का बर्थ प्लेस क्या था? काफी इजी क्वेश्चन है कि महावीर का जो बर्थ प्लेस था वो क्या था? पिपली वन, वैशाली, कुंडलग्राम और विक्रमशिला। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम। यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में कुंडग्राम है और आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कुंडलग्राम। तो कुंडग्राम और कुंडलग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुंडलग्राम क्या था कि कुंडलग्राम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कुंडलग्राम में क्या हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया गया था, जबकि ये क्या है? कुंडग्राम है। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। बात को समझ रहे होंगे। महावीर का जन्म कब हुआ था? क्या टाइम पीरियड था महावीर के जन्म का? तो महावीर के जन्म का जो टाइम पीरियड था वो था 540 BC। क्या था? 540 BC। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है। जैसे महावीर से क्वेश्चन पूछा गया तो महावीर और बुद्ध इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कि अगर बर्थ प्लेस महावीर का कुंडग्राम था तो बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या था? महावीर का बर्थ प्लेस का टाइमिंग क्या था? बुद्ध के बर्थ का टाइमिंग क्या था? ठीक है, तो महावीर का बर्थ जो हुआ वो कुंडग्राम में 540 में हुआ, जबकि बुद्ध का जन्म 563 BC में कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी नेपाल। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ। बात समझ रहे हैं? और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि महाभिनिष्क्रमण कब किया? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर ने महाभिनिष्क्रमण किस एज में किया? तो महावीर ने 30 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया, जबकि बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण दैट इज गृह त्याग। ठीक है, घर छोड़ना। तो महावीर ने 30 की एज में क्या? एट द एज ऑफ 30 अपने घर का त्याग किया था और बुद्ध ने 29 साल की आयु में घर का त्याग किया था। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? महावीर ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? तो महावीर ने अपना पहला सरमन राजगृह में दिया था। कहाँ? राजगृह में दिया था। राजगृह में कहाँ, किस नदी के किनारे दिया था? तो राजगृह में वराकार रिवर के नज़दीक दिया था इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट सरमन। जबकि बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? बुद्ध का पहला सरमन जो था ये कहाँ था? सारनाथ। कहाँ था? सारनाथ। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने मैक्सिमम सरमन कहाँ दिया, तो सबसे ज़्यादा सरमन कहाँ दिया था, तो उसका भी आंसर सारनाथ ही होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं कि मृत्यु के बारे में। ठीक है, कि महापरिनिर्वाण कब हुआ इनका? महावीर का महापरिनिर्वाण कब हुआ और कहाँ हुआ? ठीक है, तो महावीर का जो महापरिनिर्वाण का समय मिलता है वो मिलता है 468 BC। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है
बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये है आपको, बुद्ध का महापरिनिर्वाण का टाइमिंग पीरियड है आपको 483 BC, 483 BC। कहाँ? तो इनका पावापुरी में है और इनका कहाँ है? इनका कहाँ है? कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में। तो महावीर का जो डेथ है वो 468 में पावापुरी में है और बुद्ध का डेथ कुशीनगर में 483 में है। कहाँ? इस डेथ की प्रक्रिया को क्या कहते थे? महापरिनिर्वाण कहते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कभी कभी कि महावीर का डेथ कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो आप देख सकते हैं कि महावीर का डेथ 72 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है, एट द एज ऑफ 72। और बुद्ध का जो डेथ हुआ था वो 463 BC और 483 एट द एज ऑफ 80 हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बुद्ध और जैनिज्म से, महावीर, भगवान बुद्ध से और महावीर से। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप डिटेल में देखेंगे, महावीर, बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में, इसको डिटेल से देखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द राइटर ऑफ तबाकत-ए-निसरी? तबाकत-ए-निसरी का राइटर कौन था? ठीक है, तो तबाकत-ए-निसरी है क्या? व्हाट इज तबाकत-ए-निसरी? तो एक्चुअली तबाकत-ए-निसरी ये जो है ये बुक है एक, जो किस पे बेस्ड है? हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड पे, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड पे बेस्ड ये बुक है। इस बुक को किस लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है? पर्शियन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पर्शियन लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि तबाकत-ए-निसरी का राइटर कौन है? तो तबाकत-ए-निसरी का राइटर है मिह्न-उस-सिराज, मिह्न-उस-सिराज। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है कि तबाकत-ए-निसरी का राइटर मिह्न-उस-सिराज है, ठीक है। इस ये बुक क्या है? ये बुक किसके बारे में बताता है? हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में बताता है। किस लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। तो लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच सुल्तान मेड अलाई दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? ठीक है, तो आपको ये बता सकते हैं, हिंट दे सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो लगभग जो सारे रूलर्स हैं ये दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते हैं ना। तो क्या होगा इसका आंसर? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 1290 से 1320। क्या था खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड? व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी? 1290 से 1320। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी टाइम पीरियड क्या था? 1290 से 1320 इसका टाइम पीरियड था। अलाउद्दीन खिलजी इसका सेकेंड रूलर था। तो फर्स्ट रूलर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। फाउंडर कौन था इसका? फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और सेकेंड रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया। ये अलाई दरवाज़ा है क्या? जब आप कुतुब मीनार जाएंगे तो कुतुब मीनार के बगल में आप देखेंगे कि एक छोटा सा मीनार बनवाने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी मीनार को अलाई मीनार कहते हैं या अलाई दरवाज़ा कहते हैं। तो एक्चुअली जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मोटिव था, उनका जो सोच था, वो कुतुब मीनार से दुगुनी ऊंचाई का एक मीनार बनाने का उनका प्रयत्न था, ठीक है। दुगुनी ऊंचाई का मीनार बनाने का उनका एक प्रयत्न था, ठीक है। तो उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाना तो शुरू किया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सका। आप लोग इसे कुतुब मीनार जब विजिट करने जाएं तो वहाँ देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास बनवाया, सीरी फोर्ट बनवाया और जमात खान मस्जिद बनवाया। क्या बनाया?
हौज खास जो दिल्ली में है आपका, हौज खास, हौज खास, ठीक है, सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट और जमात खान मस्जिद, जमात खान मस्जिद बनवाया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था, क्या नाम था उसका? मलिक काफूर। क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव का क्या नाम था, इसके स्लेव का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव का नाम क्या था? मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर। ठीक है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में नुसरत खान से खरीदा था। किससे खरीदा था? नुसरत खान से। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में किससे खरीदा था? नुसरत खान से, नुसरत खान से खरीदा था। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव कौन था? तो मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किससे खरीदा था? तो नुसरत खान से खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है या 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्वेश्चन? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा का राइटर कौन था या कौन थी? ठीक है। तो ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं और जहांगीर और गुलबदन बेगम। तो जैसा कि मैंने कहा कौन था या थी, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि बाबर हो नहीं सकता, हुमायूं हो नहीं सकता, जहांगीर हो नहीं सकता, तो कौन होगी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। कौन थी गुलबदन बेगम? हु वाज गुलबदन बेगम? तो गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सिस्टर थी। क्या थी? सिस्टर। हुमायूं की सिस्टर थी। हुमायूं के मरने के बाद उनके पुत्र अकबर ने ही गुलबदन बेगम को अपॉइंट किया था हुमायूं नामा लिखने के लिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है। हुमायूं कौन थे? हु वाज हुमायूं? हुमायूं कौन था? तो मुगल वंश का हुमायूं सेकेंड रूलर था। हु वाज हुमायूं? हुमायूं वाज द सेकेंड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? बाबर ने। किसने फाउंड किया? बाबर ने। कब फाउंड किया? मुगल डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? इसके फाउंडर कौन थे? बाबर। बाबर थे इसके फाउंडर। ठीक है। कब फाउंड किया इन्होंने? आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में। ठीक है। तो बाबर के बाद इनका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बाद कौन बना? हुमायूं के बाद इनका बेटा बाबर। ठीक है। 1526 में बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, बाबर के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। समझ रहे बात को? क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा था कि हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं की सिस्टर थी। हुमायूं कौन था? मुगल डायनेस्टी का सेकेंड रूलर था, जिसकी स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है। मुगल डायनेस्टी का पीरियड क्या था? 1526 से लेकर के 1707 तक एक्चुअली मुगल डायनेस्टी का। इसके बाद 1707 से 1858 तक क्या आ जाता है? पोस्ट मुगल डायनेस्टी आ जाता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू सोमा। ऋग मंडल में कौन सा वेद जो है वो सोम को डिवोटेड है, सोम को। सोम कौन थे? ऋग्वेद में सोम किन्हें कहा जाता था? तो सोम कहा जाता था ऋग्वेद में लॉर्ड ऑफ प्लांट्स को, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स को। बात समझ रहे हैं? लॉर्ड ऑफ प्लांट्स को सोमा कहा जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको सोमा का जिक्र है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स का जिक्र है। ऋग्वेद था क्या? तो ऋग्वेद क्या था? ओल्डेस्ट वेद था। क्या था? ओल्डेस्ट वेद था। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास। इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन ने। ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में किन चीजों का जिक्र है? तो ऋग्वेद क्या है? मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। तो ऋग्वेद से और भी बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं कि सोमा का जिक्र कहाँ है, ठीक है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद में कितने डिवीजन है? कितने डिवीजन है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कितना डिवीजन है? तो ऋग्वेद में 10 डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है। इसमें कितने हाइम्स है? 1028 हाइम्स है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है। अच्छा, ऋग्वेद में किन किन नदियों का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा, यमुना एंड सरस्वती, इन तीनों का जिक्र हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो गंगा का जिक्र किस मंडल में है? गंगा का जिक्र है आपको 10th मंडल में, 10वें मंडल में आपको गंगा का जिक्र मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? यहाँ पे आपको ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। क्या? गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र का जिक्र किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का जिक्र 3rd मंडल में है। किस मंडल में है? 3rd मंडल में है, ठीक है, 3rd डिवीजन में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। किसने रचना की थी? विश्वामित्र ने। किसने रचना की थी? विश्वामित्र ने, ठीक है। ऋग्वेद में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार किस देवता का जिक्र हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस देवता का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र देवता का, लॉर्ड इंद्र का सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है, ठीक है। और सेकेंड टाइम जो सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है वो है अग्नि देवता, ठीक है, लॉर्ड ऑफ फायर, अग्नि देवता का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का जिक्र 3rd डिवीजन में हुआ है। गंगा का जिक्र आपको 3 डिवीजन में हुआ है। अच्छा, 3 डिवीजन में ही वर्ण सिस्टम का जिक्र भी हुआ है। वर्ण सिस्टम इज मेंशन इन द 10th डिवीजन ऑफ द ऋग्वेद। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ से, ऋग्वेद से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द वार ऑफ 10 किंग्स वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? किस रिवर के तट पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया? तो ऑप्शन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी। क्या हो सकता है आंसर? क्या हो सकता है जी आंसर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी एंड परुष्णी। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था, ठीक है। परुष्णी नदी को क्या कहा जाता है अभी? व्हाट वाज द मॉडर्न नेम ऑफ परुष्णी रिवर? बात समझ रहे हैं? परुष्णी रिवर का क्या अभी वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में नदियों का नाम क्या था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत नदियों को, जो अभी हमारी नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंडक, सरस्वती, ठीक है, इन सब का लेटर वैदिक पीरियड में
कुछ नाम हुआ करता था, उस नाम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनका नाम क्या है, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि परोसनी किसे कहते थे। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो झेलम को कहा जाता था वितात्सा, चिनाब को कहा जाता था अस्किनी, रावी को कहा जाता था परुशनी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ब्यास को कहा जाता था बिपाशा। ठीक है, और सतलज को कहा जाता था सतूदरी, सतलज को क्या कहा जाता था, सतूदरी। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वितात्सा, अस्किनी, परुशनी, विपाशा और सतूदरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नदी थी, जैसे गंडक, गोमती। गोमती को क्या कहा जाता था, गोमती नदी को क्या कहा जाता था, गोमती नदी को कहा जाता था गोमल, गंडक, गंडक जो नदी है, जो हमारे बिहार में आती है, पश्चिमी चंपारण से इंटर करती है। ठीक है, तो गंडक को क्या कहा जाता था, सदा नीरा कहा जाता था। बात समझ रहे हैं। इसके बाद आती है सरस्वती। सरस्वती को क्या कहा जाता था, सरस्वती को क्या कहा जाता था, नदी तरना कहा जाता था। बात समझ रहे हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ से दे दिया कि 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ, तो 10 राजाओं का युद्ध परोसनी नदी के तट पे हुआ। परोसनी नदी को क्या कहा जाता था, परोसनी नदी को रावी रिवर कहा जाता था। ठीक है, इन कहाँ, लैटर वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में। समझ रहे बात को। झेलम को वितात्सा, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुशनी, ब्यास को बिपाशा और सतलज को सतूदरी कहा जाता था। वहीं गोमती को गोमल, गंडक को सदानीरा और सरस्वती को नदी तरना कहा जाता था। ठीक है, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अशोका किंगडम। अशोका किंगडम का पार्ट कौन नहीं था। ठीक है, अशोका किंगडम का पार्ट इनमें से कौन नहीं था। अफगानिस्तान। तो आप जानते हैं कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, उसमें से कुछ पिलर एडिक्ट्स अफगानिस्तान से भी प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ तक तो अशोक का विस्तार था ही। बिहार, पाटलिपुत्रा तो राजधानी ही थी। इसके बाद आता है कलिंग। कलिंग पे भी अशोक ने विजय प्राप्त किया था। कब, 261 बीसी में, 261 बीसी में। तो एक ऑप्शन श्रीलंका ही बचता है जहां अशोक का रीजन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अशोक का श्रीलंका के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन था। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन था। हुआ क्या कि 261 बीसी, दैट इज आफ्टर कलिंगा वार, कलिंग वार के बाद अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। क्या नाम था उनके पुत्र का, उनके पुत्र का क्या नाम था और उनकी पुत्री का क्या नाम था, क्या आप बता सकते हैं? बताइए जरा, उनके पुत्र और उनकी पुत्री का क्या नाम था? पुत्र का नाम था महेंद्रादित्य और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो आफ्टर कलिंगा वार अशोक ने महिंद्रा, ठीक है, और संघमित्रा, महिंद्रा कौन था, सन था, और संघमित्रा कौन थी, ओनली डॉटर, एक ही डॉटर थी। ठीक है, इसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ठीक है, यहीं से इन्होंने एक बोधि वृक्ष का पेड़ लाया था, जिसे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ पे इसे लगवाया गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष का पेड़ था उसे कटवा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो अभी वर्तमान में, उसके बाद अशोक के काल में एक नया पेड़ लगवाया गया था बोधि वृक्ष का,
उसे किसने लगाया था और कहाँ से लाया गया था उसे? तो उसे श्रीलंका से लाया गया था। कौन? महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा, कलिंगा वार कब हुआ था? मैंने बताया आपको 261 BC में कलिंगा वार हुआ था। बात समझ रहे हैं? कलिंगा वार के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके कहने पे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो आपको याद रखना होगा कि तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी 250 BC में। कब हुई थी तीसरी बौद्ध संगति? तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 BC में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुई थी, जिसके हेड थे मोगालीपुत्तिश। कौन थे हेड? मोगालीपुत्तिश। ठीक है, जिसे उपगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उपगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसी उपगुप्त और मोगालीपुत्तिश जो 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हेड थे, इसी के कहने पे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसी के कहने पे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएं कि एक क्वेश्चन है उसके कैसे डिफरेंट ब्रांच हो सकते हैं, जहाँ से आपसे डिफरेंट टाइप्स के और भी क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले सेशन में हम हिस्ट्री के या पॉलिटी के या ज्योग्राफी के फिर 10 बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उससे डिफरेंट क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे, एक बेहतर समझ और एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है, सही लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फैलाएं। ठीक है, ताकि वैसे बच्चे जो कोरोना काल में कहीं भी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, ऑफलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, वो कम से कम ऑनलाइन एक बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, थैंक यू।